नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी BDK में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र से लेसन 4 डिस्कस करेंगे, भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका। तो इनसे रिलेटेड जो सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो डियर, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को एंड फॉलो कीजिए मुझे अनअकैडमी पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो डियर, सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका क्या होती है। डियर, कोई भी अगर हम लैंग्वेज सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, तो उससे पहले हमें उसकी व्याकरण को समझना जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कोई भी भाषा सीख सकते हैं। ठीक है। और व्याकरण जो होता है, इसके उद्देश्य होते हैं कि छात्रों को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने की उनको प्रेरणा देना, या छात्रों को शुद्ध भाषा के प्रयोग करना सिखाना बच्चों को। और ये मीन्स इसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है व्याकरण। और जो भाषा के कौशल होते हैं, लाइक पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, इनका विकास करना होता है। और शुद्ध उच्चारण की शिक्षा इनको प्रोवाइड करता है। इस वजह से बच्चे शुद्ध भाषा सीखने में भी उनमें रुचि उत्पन्न होती है, और वो मौखिक अभिव्यक्ति, मतलब जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो इफ़ेक्टिव तरीके से वो बोल पाते हैं। ठीक है। तो ये व्याकरण की भूमिका इसमें अदा करती है। और सबसे पहले कोई भी अगर हम भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले उसका व्याकरण समझना, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कोई भाषा को मीन्स सीख सकते हैं। ओके। तो डियर, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के व्याकरण की समझ को सीटेट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था। केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो क्वेश्चन में जो पूछा है कि भाषा की जो व्याकरण है उसकी समझ को कैसे आंका जाना चाहिए, तो डियर, संदर्भ पूर्वक जो प्रश्न होते हैं उनके माध्यम से आंका जाना चाहिए। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना। सीटेट 2012 में आया था। व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है। हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, या केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है। तो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना वो एक भाषिक अभिव्यक्ति को इफेक्टिव बनाता है, प्रभावी बनाता है आपकी अभिव्यक्ति को। ठीक है। जिससे भी आप कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, भाषा की जो अभिव्यक्ति होती है उसको इफेक्टिव बनाता है जो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। ओके। तो थर्ड ऑप्शन डियर इसका सही होगा। नेक्स्ट है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। ऑप्शन है सीटेट 2012 में आया था। नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ ना होना, नियम कंठस्थ ना होना, या नेक्स्ट ऑप्शन है नियमों का अति सामान्यीकरण। तो डियर, उसने पढ़ा, उसने खाया या उसने चीखा, तो ये जो भाषा प्रयोग है वो नियमों का अति सामान्यीकरण कहलाते हैं। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से कालांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, या व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो जो कथन सत्य है व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में, तो वो है कि व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक होता है। कोई भी हम लैंग्वेज सीखते हैं तो व्याकरण जो है, उसका ग्रामर जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों, कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर है प्रत्यक्ष उपदेशात्मक कहानियाँ, कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना, घटनाओं, शहरों, पदों में दोहराव, या प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियाँ, कविताएं बच्चों को पढ़ाई जाए। तो सही जो आंसर होगा डियर, प्राइमरी स्तर पर बच्चे छोटे होते हैं और इनको कहानियाँ, कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। सबसे कम पूछा है। संवाद अदायगी, व्याकरण आधारित संरचनाभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, या बातचीत करना। तो डियर, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए संवाद अदायगी भी इम्पोर्टेंट है, और अपने अनुभवों का जो वर्णन करते हैं या बातचीत करते हैं, तो ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास करना, तो ये सबसे कम प्रभावी तरीका होता है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट।
नेक्स्ट है मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा सीटेट 2012 में आया था। लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है या केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जरूरी है या केवल म वाले वाक्य ही बोल पाती है या बोल सकती है। तो डियर मंदिरा जो है पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई, मतलब इसका है कि वह लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, कहाँ उसको यूज़ करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए क्योंकि ऑप्शन है सीधे 2012 में आया था। शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखे जा सकते हैं, इसमें समय व्यर्थ होता है, बच्चे सारे शब्दों के अर्थ जानते हैं या बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए क्योंकि बच्चे क्या है संदर्भ के अनुसार रेफरेंस के अनुसार अनुमान लगाते हुए ही अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। तो सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी शर्मिला का यह भाषा प्रयोग किस ओर संकेत करता है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी या भाषा की समझ न होना। तो ये कहलाता है नियमों का अति सामान्यीकरण। सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है सीटेट 2011 में आया था। तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना या मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो डियर टेलीग्राफिक स्पीच होती है जिसमें बच्चा 2 साल का बच्चा जो है वो अपनी अभिव्यक्त करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है, जैसे 2 शब्द वाले होते हैं पानी पापा, है ना, 2 शब्दों वाली जो होती है उसमें वो यूज़ करता है मुख्य अर्थ को व्यक्त करते हुए संज्ञा क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? तो बताना है ब्राह्मणी, ख्रोष्टी, पेशाची या कैथी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई। ये क्वेश्चन आपका क्विज का है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन है व्याकरण की पाठ्यचर्या छात्रों के स्तरानुकूल बनाई जाए, व्यावहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से दी जाए, छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने से प्रोत्साहित किया जाए, या व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाया जाए। तो सही आंसर जो होगा इसमें जो पूछा है मीन्स जो नहीं करना चाहिए भाषा को, व्याकरण शिक्षण को सरस व रुचिकर बनाने के लिए जो नहीं करना चाहिए कि छात्रों को नियम और परिभाषाएं रटने से प्रोत्साहित किया जाए, ये बिल्कुल नहीं किया चाहिए। हतोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित नहीं। ओके, सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है स्कूलों में प्राय व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो किस वजह से होता है? शिक्षकों में व्याकरण के पर्याप्त ज्ञान का अभाव है, अन्य विषयों के शिक्षण में किसी भाषा के व्याकरण का कोई योगदान नहीं होता, व्याकरण को सिखाने के लिए प्राय पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है, या व्याकरण सीखने में छात्रों की कोई रुचि नहीं होती। तो डियर स्कूलों में जो व्याकरण शिक्षण होता है वो इंटरेस्टिंग नहीं होता है। किस वजह से? क्योंकि जब उनको पढ़ाते हैं व्याकरण ग्रामर तो प्राय पुस्तक प्रणाली का यूज़ किया जाता है, तो इसी वजह से वो इंटरेस्टिंग नहीं होता है। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है निबंध रचना में इसके 2 गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध कला पक्ष से नहीं है? विषयानुसार शब्दावली का प्रयोग, विचारों की नूतनता, भावानुकूल भाषा या सरल वाक्य रचना। तो कला पक्ष से जो है डियर वो है विषयानुसार शब्दावली का यूज़ करना, वोकैबुलरी का, भावानुकूल भाषा होनी चाहिए, सरल रचना इसमें होनी चाहिए, लेकिन विचारों की नूतनता मिस विचारों की आधुनिकता भी जिसको बोलते हैं वो कला पक्ष से नहीं है। तो सही आंसर जो होगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है मौखिक अभिव्यक्ति में बोधगम्यता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक ध्यान देना आवश्यक है? ऑप्शन है विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति, सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना, वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना,
सर्वमान्य भाषा के प्रयोग के साथ साथ अप्रचलित शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग करना। तो सर्वाधिक ध्यान जिसमें रखा जाता है मौखिक अभिव्यक्ति के लिए वो है कि विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है स्कूल को स्कूल कहना किस प्रकार उच्चारण दोष का उदाहरण है, बताना है स्वरागम, स्वर भक्ति, स्वर लोप या इनमें से कोई नहीं। तो स्कूल को स्कूल बोलना है ना, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं डियर, स्कूल को स्कूल बोलना, तो वो आपके स्वरागम कहलाते हैं। जैसे स्नान को स्नान बोलना, तो ये आपके कहलाते हैं स्वरागम। ठीक है, स्वरागम दोष होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर भक्ति उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो स्वर भक्ति का बताना है डियर। तो देखते हैं, अमृत को अमृत कहना, क्षत्रिय को छत्री कहना, ब्रिजेंद्र को बढ़ाकर ब्रजेंद्र कहना या स्नान को स्नान कहना। तो इसका सही आंसर होगा जो स्वर भक्ति उच्चारण दोष जो कहलाता है वो है ब्रिजेंद्र को बढ़ाकर बरजेंद्र कहना। ठीक है, ये स्वर भक्ति के उदाहरण होते हैं डियर। तो इसका सही आंसर होगा, आप इसको नोट डाउन कर लेना, वो है थर्ड ऑप्शन, ये स्वर भक्ति कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वरागम उच्चारण दोष का उदाहरण है। अमृत को अमृत कहना, ऐसे क्षत्रिय को छत्री कहना, ब्रिजेंद्र को बढ़ाकर ब्रजेंद्र कहना या स्नान को स्नान कहना। तो अभी मैंने बताया है स्कूल स्नान अल जो लगाते हैं, तो ये स्वरागम उच्चारण दोष के उदाहरण है, स्नान को स्नान कहना। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर लोप उच्चारण दोष का उदाहरण है। अमृत को अमृत कहना, क्षत्रिय को छत्री कहना, ब्रिजेंद्र को बढ़ाकर ब्रजेंद्र कहना या स्नान को स्नान कहना। तो स्वर लोप कहलाता है जैसे क्षत्रिय को छत्री कहना, शिक्षा को शिक्षा कहना। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये स्वर लोप उच्चारण दोष के उदाहरण होते हैं, मोस्टली काफ़ी बोलते हैं ये। ठीक है, शिक्षा को शिक्षा है ना, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये स्वर लोप उच्चारण दोष के उदाहरण है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। ईश्वर को ईश्वर कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। स्वरागम, स्वरभक्ति, स्वरलोप या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कहलाते हैं ईश्वर को ईश्वर कहना है ना, तो इसमें लोप है, तो स्वर लोप ये कहलाता है। ओके, निम्न में से क्या विशिष्ट उद्देश्यों का एक गुण नहीं है। इनका आधार दार्शनिक होता है, इनका आधार मनोवैज्ञानिक होता है, ये विशिष्ट होते हैं या ये कार्यपरक होते हैं। तो जो गुण नहीं है कि इनका आधार दार्शनिक होता है, ये ऑप्शन गलत होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध कला पक्ष से है। ऑप्शन है रचना की सरलता तथा संजीवता, प्रभावोत्पादकता, कल्पना प्रवीणता या मौलिकता। तो डियर जो गुण है कला पक्ष से वो है रचना की सरलता तथा संजीवता। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध भाव पक्ष से नहीं है। व्यक्तित्व की छाप, प्रभावोत्पादकता, पुनरावृत्ति का बहिष्कार या कल्पना प्रवणता। तो भाव पक्ष से नहीं है, व्यक्तित्व की छाप भी है, प्रभावोत्पादकता होना भी, कल्पना प्रवणता भी, लेकिन पुनरावृत्ति का बहिष्कार होना तो ये गुण नहीं है, ये संबंध नहीं है। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। विचारों की क्रमबद्धता का संबंध किस पक्ष से है। कला पक्ष, भाव पक्ष, इनमें से कोई नहीं या इन दोनों से, यहाँ आएगा इन दोनों से। तो इसका सही आंसर जो होगा विचारों की क्रमबद्धता का संबंध किस पक्ष से है, तो वो है कला पक्ष से। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो डियर यही थे आज के क्वेश्चन इस लेसन के। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।